नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके, उनके कमेंट्स, उनकी राय भी हमको बराबर मिल सके। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। लगभग 5 साल हो जाएंगे। 2021 में वो आए थे। संबंधों का ऐसा जबकि सिलसिला बढ़ता रहा है, लेकिन ये द्विपक्षीय वार्ता, भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन की मुलाकात हुई है, सितंबर में भी हुई है, शंघाई उसके सम्मेलन के समय में, शंघाई संगठन के सम्मेलन में, और उसके पहले अलग जब भी ऐसे मौके आए हैं तो पुतिन के साथ बातचीत होती रही। अभी अजीत डोवाल जब गए थे तो उन्होंने, जब मुलाकात हुई तब ये हुआ कि भाई राष्ट्रपति पुतिन, आपका आना ड्यू है। बीच में कुछ अपारिवारिक, जिसको कह सकते हैं कि कारण रहे, कुछ ऐसी स्थितियां रही एक के बाद एक, रूस में ही खास करके, और इसलिए पुतिन साहब नहीं आ सके। और वैसे राष्ट्रपति पुतिन का दुनिया के कई देशों में जाना ही कठिन है, चूंकि उनको वार क्रिमिनल की तरह से उनके खिलाफ एक आदेश, नोटिस जारी हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक ऐसा संगठन जो कहता है कि यदि जिनके लिए जो युद्ध के जिम्मेदार हैं वो उस देश में यदि पहुंचेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसलिए होता है ना भाई, राष्ट्रपति ट्रंप अभी जाने वाले थे, फिर उनकी यात्रा टल गई। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो चर्चा यूक्रेन को लेकर के, रूस के साथ अभी जो समझौते की बात चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच, उस दृष्टि से पुतिन का आना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बार उनका प्रोग्राम एक तरह से टला था और इसलिए अब ऐसे मौके पर आ रहा है। इसलिए मैं इसको ये मानता हूं कि भारत के दरबार में पुतिन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनके खिलाफ वारंट हो और व्यापार संबंधों में भारत सबसे अग्रणी है। और आप जानते हैं, भारत तो आज से नहीं, ब्रिटिश काल से ये माना जाता था कि दरबार में हाजिर हो। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नेचर के तो है नहीं, वो तो मित्र कहते हैं, और पुतिन भी उनको बहुत मित्रता मानते हैं। और ट्रंप की तरह धोखेबाज नहीं है कि आज मित्र कहें कल दुश्मन कहें, कभी कुछ टैरिफ लगा दे। और ऐसी स्थिति में आना है जब अमेरिका की तलवार, आज भी अभी समझौता होने जा रहा है, वैसे लगभग लगता है कि अमेरिका से जो उसने टैरिफ लगाया उसमें कटौती कर देगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप चूंकि कभी कहते हैं हाँ बस समझौता होने वाला है, तो होने की उम्मीद तो है ही, लेकिन उसने फिर भी रूस पर जो प्रतिबंध लगा रखा है कि आप उससे तेल मत खरीदिए। भारत ने कुछ हद तक और हमेशा मना किया कि हम अपनी आवश्यकता को हम अपने हिसाब से तय करते हैं, तो अभी तक रूस से हम तेल लेते रहे। रूस की S-400 आपको याद है, सिंदूर ऑपरेशन के समय में भी किस तरह से उनके कितने ही चीन से मांगे गए भीख में, अमेरिका से मांगे गए भीख में पाकिस्तान ने हम पर हमले की कोशिश की, लेकिन सब S-400 ने उसे रोक दिया। दूर से ही उसको, जिस तरह से रडार S-400 है जो उसको दूर से ही काट करके रोक देती है। ऐसी स्थिति में फिर से S-400 की, और जैसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो गुंजाइश है 4 से 5 तक और ले लिया जाए ऐसी मिसाइल्स, ऐसे उपकरण। और उसके साथ उसका ऑफर तो यह है कि सुखोई 57, जो पहले आपको याद होगा एक समय में जब देवगौड़ा साहब की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मंत्री थे, तब खरीदे गए। उस सुखोई देने के लिए भी रूस बहुत वो चाहता है कि भारत वो खरीदे, लेकिन भारत अभी, क्योंकि उनको लगता है कि हम MiG-35 अमेरिका से न खरीदें, क्योंकि अमेरिका कुछ ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। सुखोई के लिए तो हम भारत के साथ जो संबंध है आप ले सकते हैं। तो रक्षा संबंधों की दृष्टि से और तेल की हमारी आवश्यकता जब भी ऊर्जा के क्षेत्र में जो रही है, और ये भी सबको याद होना चाहिए कि ये केवल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का ही मामला नहीं है जिसमें कि रूस के साथ हो, सोवियत संघ के साथ भारत के पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं और उनमें कभी बदलाव नहीं आया, जैसे फ्रांस के साथ बदलाव नहीं आया। बीच में थोड़े बहुत तनाव होते हैं। लोगों को उम्मीद क्या थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कम्युनिस्ट शासन के साथ तो ठीक रहना नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में साबित हुआ है
और ये भी याद दिलाया जाए कि राष्ट्रपति पुतिन हो या शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल यदि उनके चीफ मिनिस्टर कार्यकाल से जोड़े तो 25 साल का हो गया। 2001 से वो सत्ता में है। इन लोग का 11 फीसदी, जबकि पुतिन भी कब तक रह सकेंगे जब वो चाहें, जिस तरह की उनकी मान्यता वहां पर है, पॉलिट ब्यूरो में है। और इसी तरह से चीन में शी जिनपिंग रह सकते हैं। यहां तो डेमोक्रेटिक ढंग से हर 5 साल बाद 10 साल बाद फिर चुन करके आए हुए प्रधानमंत्री हैं और आज भी उनकी लोकप्रियता है। इसलिए भारत के 140 करोड़ जनता के दरबार में होंगे राष्ट्रपति पुतिन, क्योंकि उनकी भी आवश्यकता है। तेल हम के लिए उनको वो भारत को दे तो उनकी आमदनी, वो तो कहते ही है कि भाई ये तो रूस उसी के बल पर वो फायदा उठा रहा है और यूक्रेन से लड़ाई कर रहा है, यहां तक अमेरिका आरोप लगाता है, जबकि ये सच नहीं है। क्योंकि दुनिया के कई और देश भी रूस से फायदा ले रहे हैं, ईरान से भी लेते हैं, दुनिया के और कंट्री से, अरब कंट्री से लेते हैं, उनके साथ तो अमेरिका आपत्ति नहीं करता है। हाँ, कहने को तो उसने सबके लिए प्रतिबंध लगा रखा है कि आप उनके साथ कोई व्यापार खास करके तेल को लेकर दूसरी चीजों में न करें। रूस पर कितने ही प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे हैं और भारत की अपनी स्वतंत्र नीति है। भारत जितना उनकी आवश्यकता है हमारे अपने हितों को ध्यान में रखकर, हमने कहा ना, घोष को आज नौसेना के क्षेत्र में भी हमने जो घोष को पहले के कार्यकाल में आया है, लेकिन उसके बाद भी नौसेना के क्षेत्र में हो, पनडुब्बी के क्षेत्र में हो, सब में भारत और खास करके अंतरिक्ष का मामला हो, जिस तरह से रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, यहां तक कि शिक्षा और संस्कृति तो आप कह ही सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कितने लोग भारत के लोग पढ़ने जाते हैं वहां पर, मॉस्को में और दूसरे क्षेत्रों में। और लेकिन जिस तरह के तनाव रूस झेल रहा है यूक्रेन हमले में, और यूरोपियन यूनियन भी आज भी ट्रम्प समझौते के पक्ष में नहीं है, इस दृष्टि से भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर तो चर्चा होगी ही, जो मुझे लगता है। रूस मेरा भी जाना हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जब गए उस समय भी जाना हुआ मेरा, और इसलिए मैं मानता हूं कि मैंने देखा कि आप देखें कि भारत के संबंध उनके साथ जो रहे हैं, चाहे वो राजीव गांधी रहे हों, इंदिरा गांधी रहे हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हों, लेकिन हाल के 10 वर्षों में इतनी तेजी से जो प्रगति रूस के साथ सामरिक क्षेत्र में हुई, कूटनीतिक क्षेत्र में हुई, और आतंकवाद से लड़ने में रूस हमेशा हमारा साथ देगा। देखिए, तालिबान तो रूस के खिलाफ ही अमेरिका ने खड़ा किया था। अब ये अलग बात है कि हम तालिबान को भी थोड़ा न्यूट्रल हुआ है, क्योंकि अब उसे रूस का खेल समझ में आ रहा है। और तालिबान ने कल भी, उसके नाम तो यही कहा गया कि तालिबान से जुड़ा हुआ था जिसने व्हाइट हाउस के 2 नेशनल गार्ड पर गोली मार दिया। सुरक्षा देखिए वहां क्या है, अमेरिका एक तरफ वो ट्रंप साहब की नीतियों से परेशान है सारी दुनिया, और वहां तक कि उनके व्हाइट हाउस पर ही हमला नेशनल गार्ड पर हो गया। वहां की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, नहीं है, वो उसके लिए बहुत ट्रंप परेशान है। लेकिन ट्रंप अपनी नीति चलाए, उनके साथ भी भारत के संबंध बने रहेंगे। लेकिन जिस ढंग से रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध बढ़ने का एक नया अध्याय मैं तो मानता हूं, क्योंकि आतंकवाद से लड़ाई अभी जिस तरह से घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से जाल भारत में आतंकवाद के खिलाफ फैलाने की कोशिश भी, जिसके लिंक पाकिस्तान से जुड़े हुए, दिल्ली में भी अभी जो बम विस्फोट हुआ, आतंकी घटना हुई है, तो अब जैसे इसलिए मैंने कहा कि व्हाइट हाउस के बाद भी हो सकती है, तो चांदनी चौक में होने पर भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो तार है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, तो रूस आगे यदि सिंदूर ऑपरेशन जैसा भारत ने कह रखा है, तो उसके लिए S-400 हो या सुखोई हो या और कोई लड़ाकू विमान, हम तो खुद भारत आत्मनिर्भर हो गया है, जिसने अपने भी लड़ाकू विमान स्वदेश में ही बना लिए। ऐसी स्थिति में हमारे विमानों पे हमें आत्मनिर्भरता भी है, जो दूसरे देशों से खरीद रहे हैं उसमें भी उनकी टेक्नोलॉजी लेने की हम कोशिश करते हैं, और वही कोशिश जारी भी है। और आर्थिक संबंधों में भी रूस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस, और रूस तो यही चाहता है कि चीन भी भारत के साथ कोई गड़बड़ न करे। तो चीन, भारत, रूस यदि मिलकर के एक महाशक्ति के रूप में निरंतर संबंध आर्थिक सामाजिक रखे, और प्रधानमंत्री ने कल भी कहा कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भी ओपन कर रहे हैं, ये भी एक संकेत है रूस के साथ, जिसकी चर्चा आज कोई भी आपको कहीं चैनल में कोई चर्चा नहीं करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जब बाहर के पूंजी निवेश की आवश्यकता हो, उसमें रूस, अमेरिका, फ्रांस,
जो देश भी हों वो भी भारत में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, जिससे कि और अधिक जॉब दिया जा सके, न्यूक्लियर के क्षेत्र में केवल सरकार का नियंत्रण न हो, बाहरी भी पूंजी आ सके, उसमें भी संभव है कि रूस की कंपनी, रूस की तरफ से भी कोई पहल हो। तो भारत आत्मनिर्भरता के लिए भी रूस के साथ संबंधों को महत्व देता है और इसके साथ इस बात पर भी जोर देता है कि शांति हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार, वही लोग तो अपेक्षा कर रहे थे कि साहब मध्यस्थ हो जाएं, तो मध्यस्थ भारत कोई अमेरिका की तरह दलाली करने की बात नहीं करता, लेकिन भारत ने यूक्रेन के साथ भी, भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। भारत ने उनके साथ भी बात करके कहा है कि आप शांति हम चाहते हैं और कोई भी युद्ध, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुआ हो, उसमें भी भारत ने यही कहा कि नहीं, शांति होना चाहिए। आज वहां किसी तरह से शांति स्थापना की तरफ बढ़ रहे हैं और वही स्थिति यूक्रेन की तरफ भी हो रही है। तो इस बातचीत से विश्व शांति की दिशा में भारत के इस दिल्ली दरबार से जो आवाज उठेगी, जो शंख बजेगा, वो युद्ध की चेतावनी भी है उन आतंकवादी देशों के लिए जो आतंक फैलाते हैं, जो अत्याचार करते हैं, जो युद्ध भड़काते हैं, और ये शंख होगा शांति का भी संदेश, ऐसा मानता हूं। इस दृष्टि से राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वार्ताएं हैं अगले सप्ताह, उसका एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में साबित हो और उसका लाभ शांति, सौहार्द, समाज और आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से दूरगामी संबंधों को प्रगाढ़ करता रहे, ताकि दोनों देशों की जनता को और संपूर्ण विश्व समुदाय को भी उसका लाभ मिल सके। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।